नमस्कार। आज हम इतिहास की एक सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। जी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस गुमशुदा दुनिया की एक तस्वीर बनाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये लोग कौन थे, बल्कि ये समझना है कि एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय की, कह सकते हैं, सुपर पावर थी, बिल्कुल, वो लगभग बिना कोई निशान छोड़े गायब कैसे हो गई। चलिए इन स्रोतों के साथ इस रहस्य की तह तक चलते हैं। चलिए। तो शुरुआत एक ऐसे तथ्य से करते हैं जो सच कहूं तो दिमाग घुमा देता है। अच्छा। इन स्रोतों के मुताबिक सिंधु घाटी सभ्यता का आकार मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिलाकर भी 12 गुना ज्यादा था। 12 गुना? हाँ, हम बात कर रहे हैं लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके की। ये तो बहुत बड़ा है। मतलब आज का पूरा पाकिस्तान, भारत का एक बड़ा हिस्सा और अफगानिस्तान के कुछ कोने भी। बिल्कुल, ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं, एक पूरी दुनिया थी। और इसीलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप की पहली शहरी क्रांति या फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। अच्छा। ये सिर्फ आकार में बड़ी नहीं थी, इसकी बसावट भी मतलब कमाल की थी। ज्यादातर आबादी का जो केंद्र था वो हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदड़ो की धुरी पर था। तो ये एक तरह से सभ्यता का हार्टलैंड था। हाँ, आप कह सकते हैं। और इन्हीं शहरों में इनकी इंजीनियरिंग का असली जादू दिखता है। स्रोत बताते हैं कि इनके शहर ग्रिड सिस्टम पर बने थे। जी, जाल पद्धति पर। जैसे आज चंडीगढ़ या न्यूयॉर्क बने हैं। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं, जैसे शतरंज की बिसात हो। बिल्कुल। ये सुनने में बहुत आधुनिक लगता है। क्या उस समय की दूसरी सभ्यताएं, मतलब मिस्र या मेसोपोटामिया, वो भी ऐसा कुछ कर रही थी? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, मिस्र में सारा ध्यान पिरामिडों और मंदिरों पर था। आम शहर उतने व्यवस्थित नहीं थे। अच्छा। और मेसोपोटामिया के शहर भी मतलब धीरे धीरे विकसित हुए, बिना किसी खास प्लानिंग के, टेढ़ी मेढ़ी गलियों के साथ। तो ये अर्बन प्लानिंग, ये हड़प्पा की अपनी पहचान थी। बिल्कुल। इस पैमाने पर शहरी नियोजन, ये उनकी एक अनूठी पहचान थी। यह दिखाता है कि इन शहरों को बनाने से पहले बाकायदा नक्शे बनाए जाते थे। एक पूरी योजना तैयार होती थी। और ये योजना सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं थी। यहाँ बताया गया है कि शहर आमतौर पर 2 हिस्सों में बटे होते थे। हाँ, पश्चिम में एक ऊंचा टीला जिसे दुर्ग या गढ़ी कहते हैं, और पूर्व में एक निचला शहर। तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ शासक वर्ग और आम लोगों के बीच कोई बंटवारा था? बहुत हद तक यही माना जाता है। दुर्ग शायद प्रशासनिक या धार्मिक केंद्र रहा होगा, जहां शासक या पुजारी रहते होंगे। और निचला शहर आम आबादी के लिए था? जी, लेकिन इसमें भी विविधता है। जैसे गुजरात के धौलावीरा में शहर 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बटा था। 3 हिस्सों में? हाँ, दुर्ग, एक बीच का शहर और फिर निचला शहर। ये दिखाता है कि एक ओवरआर्चिंग प्लान के बावजूद हर शहर की अपनी स्थानीय जरूरतें और विशेषताएं थीं। एक मिनट, क्या स्रोत ये कह रहे हैं कि लगभग हर घर में अपना शौचालय और कुआं था 4500 साल पहले? हाँ, ये सच है। आज भी हिंदुस्तान के कई इलाकों में ये एक सपना है। ये लोग अपनी साफ सफाई और पानी की व्यवस्था को लेकर कितने आगे थे। ये वाकई हैरान करने वाला है। नालियां पक्की ईंटों से बनी थीं और कई जगहों पर तो उन्हें ऊपर से ढका भी गया था, ताकि गंदगी और बदबू ना फैले। बिल्कुल। और ये ढकी हुई नालियां शहर के बाहर एक मुख्य नाली में मिलती थीं। ये तो आज के स्मार्ट सिटी जैसा कॉन्सेप्ट हो गया। सही बात है। ये पब्लिक हेल्थ और इंजीनियरिंग की वो समझ है जो यूरोप में तो 19वीं सदी तक नहीं आई थी। और ये सिर्फ नालियां नहीं है, ये एक सोच को दिखाती हैं। सोच? किस तरह की सोच? एक रूपता और मानकीकरण की, स्टैंडर्डाइजेशन की सोच। अच्छा। इन स्रोतों में एक दिलचस्प बात सामने आती है कि पूरी सभ्यता में हजारों किलोमीटर के दायरे में ईंटों का आकार एक ही था। एक ही था। 4.2.1 के अनुपात में। चाहे मोहनजोदड़ो हो या लोथल, हर जगह एक ही साइज की ईंटें मिलती हैं। इसका मतलब है कि गुजरात में बैठा एक कारीगर और पंजाब में बैठा एक कारीगर, दोनों एक ही ब्लूप्रिंट पे काम कर रहे थे। बिल्कुल। ये किसी बहुत ताकतवर केंद्रीय व्यवस्था की तरफ इशारा करता है, चाहे वो कोई राजा हो, कोई पुजारी वर्ग हो या फिर व्यापारियों का कोई संगठन। सही है, क्योंकि बिना किसी केंद्रीय नियम के इतनी बड़ी सभ्यता में ऐसी एक रूपता लाना तो नामुमकिन है। लगभग नामुमकिन है। कमाल है। मतलब एक तरफ हमारे पास इतनी सटीकता से बने शहर और ईंटें हैं जो उनके संगठन और नियमों को दिखाती हैं, और दूसरी तरफ उनकी भाषा है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। वो पूरी तरह से खामोश है। स्रोत इसे एक बंद किताब कहते हैं, और ये सचमुच वैसा ही लगता है। बिल्कुल। इनकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये मुख्यतः चित्रात्मक है।
यानी इसमें तस्वीरों जैसे चिन्ह हैं। जैसे मछली, पक्षी, इंसान। हाँ, और ना जाने क्या क्या, करीब 400 से 600 ऐसे चिन्ह पहचाने गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सिरदर्द है इसे लिखने का तरीका। वो कैसे? ज्यादातर ये मोहरों पर मिली है और दाएं से बाएं लिखी गई है, जैसे उर्दू या फारसी। लेकिन कुछ जगहों पर ये बाएं से दाएं भी लिखी मिली है। और यहाँ एक और अनोखी बात का जिक्र है, बेल मुत्ती लिपि या बुस्ट्रोफिडॉन। हाँ, ये क्या चीज है? हाँ, ये कालीबंगा में एक ठीकरे पर मिला है जो दिमाग घुमा देता है। इसका मतलब है कि लिखने वाला एक लाइन दाएं से बाएं लिखता है, ठीक है। फिर नीचे आकर अगली लाइन बाएं से दाएं लिखता है, फिर तीसरी लाइन दोबारा दाएं से बाएं। अरे वाह, ठीक वैसे ही जैसे खेत में हल चलता है। बिल्कुल वही, एक सिरा खत्म करके दूसरे सिरे से वापस। ये बहुत ही अनोखा और दुर्लभ तरीका है लिखने का। तो क्या कोई अंदाजा भी है कि ये कौन सी भाषा हो सकती है? इन कागजों में ब्रह्मी और द्रविड़ परिकल्पना का जिक्र है। शुरुआती दौर में विद्वानों को लगा कि ये ब्राह्मी लिपि का पुराना रूप हो सकता है, जिससे बाद में भारत की ज्यादातर लिपियां निकली। लेकिन अब वो थ्योरी ज्यादा नहीं चलती। नहीं, आज ज्यादातर विद्वानों का झुकाव द्रविड़ भाषा परिवार की ओर है, यानी वो भाषाएं जो आज दक्षिण भारत में बोली जाती हैं, जैसे तमिल और तेलुगु। पर ये सब सिर्फ अंदाजे हैं। बिल्कुल, जब तक हमें कोई रोजेटा स्टोन जैसी चीज नहीं मिल जाती, मतलब कोई ऐसा शिलालेख जिस पर सिंधु लिपि और कोई जानी पहचानी भाषा दोनों में एक ही बात लिखी हो, तब तक कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता। जी। अगर लिपि खामोश है तो शायद उनकी मोहरों पर बनी तस्वीरें कुछ कहानी कहती हैं। यहाँ मोहनजोदड़ो से मिली पशुपति मोहर का खास जिक्र है। हाँ, उसे तो शायद सबने किताबों में देखा होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव यानी शिव का शुरुआती रूप कहा था। आद्य शिव। हाँ, इस मोहर पर एक 3 मुंह वाला इंसान पालथी मारकर एक चौकी पर बैठा है। सिर पर सींग वाला मुकुट है। और इसके चारों तरफ जानवर है। जी, दाईं ओर एक बाघ और हाथी, बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा, और चौकी के नीचे 2 हिरण हैं। जरा सोचिए, एक छोटी सी मोहर, शायद अंगूठे के नाखून जितनी बड़ी, और उसमें इतनी सारी जानकारी छिपी है। कुल 6 जानवर, लेकिन 5 तरह के। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मोहर नहीं, ये उस समय की दुनिया का, उनकी मान्यताओं का एक छोटा सा स्नैपशॉट है। और भी मोहरें हैं ना? हाँ, और भी हैं जो उनके सोच की झलक देती हैं। हड़प्पा से मिली एक मोहर पर एक नग्न औरत के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया है, जो जाहिर है धरती और उर्वरता की देवी का प्रतीक है। सही पकड़ा। एक और मोहर में एक आधा इंसान आधा जानवर एक बाघ से लड़ रहा है, जिसकी तुलना कुछ लोग नरसिंह अवतार से करते हैं। तो कुछ मेसोपोटामिया के हीरो गिलगमेश से। ये मोहरें, जो ज्यादातर सेल खड़ी पत्थर से बनी हैं, सिर्फ व्यापार की स्टैंप नहीं थी। ये उनकी पौराणिक कथाओं, उनके देवी देवताओं और उनके कला का खजाना है। बिल्कुल। ठीक है, तो हम उनके शहरों की बनावट देख सकते हैं, उनकी कला को महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ ठीक ठीक कब हो रहा था? ये पता लगाना कि ये सभ्यता कितनी पुरानी थी, ये भी एक बड़ा विवाद रहा है, जैसा कि स्रोत बताते हैं। हाँ, समय तय करना हमेशा से एक चुनौती रही है। सबसे पहला बड़ा प्रयास 1931 में सर जॉन मार्शल ने किया था। अच्छा? उन्होंने मेसोपोटामिया की खुदाई में मिली हड़प्पाई मोहरों के आधार पर अंदाजा लगाया कि यह सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच की है। लेकिन फिर विज्ञान ने इस कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। कार्बन 14 डेटिंग तकनीक आई। जी। यहाँ डीपी अग्रवाल का जिक्र है, जिन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल करके एक पूरी तरह से अलग समय बताया, 2300 से 1750 ईसा पूर्व। हाँ, ये तो लगभग 1000 साल का फर्क है। मतलब इतिहास की हमारी पूरी समझ ही बदल गई होगी। बिल्कुल, और यही दिखाता है कि इतिहास कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। जैसे जैसे हमारी तकनीक बेहतर होती है, अतीत की हमारी समझ भी बदलती और सुधरती है। तो आज सबसे मान्य तारीख कौन सी है? आज कई और सुधारों के बाद जो सबसे ज्यादा मानी जाने वाली तारीख है, वो करीब 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच की है। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन यही है। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इस पतन की कहानी के कई अलग अलग एंगल दिखाते हैं। सवाल सिर्फ एक है और बहुत बड़ा है, क्या ये महान सभ्यता किसी एक बड़ी तबाही का शिकार हुई, जैसे कोई सुनामी या कोई बड़ा हमला? से वक्त के साथ इतिहासकारों की सोच बदली है। हाँ। जैसे जैसे नए सबूत मिले, कहानी के विलन भी बदलते गए। कभी विलन कोई हमलावर था, तो कभी खुद वो नदी जो उन्हें पालती थी। बिल्कुल। तो चलिए
इस टाइम मशीन में बैठते हैं और सबसे पहले उन थियरीज की बात करते हैं जो किसी एक्शन फिल्म की तरह लगती हैं। यानी अचानक तबाही के सिद्धांत। इनमें सबसे मशहूर और शायद सबसे विवादित वो कहानी है जो हम में से कई लोगों ने स्कूल में सुनी होगी, आर्य आक्रमण की थ्योरी। हाँ, ये कहानी तो कई दशकों तक छाई रही। शुरुआती दौर के कुछ बड़े पश्चिमी पुरातत्वविदों जैसे मॉर्टिमर व्हीलर ने यह विचार सामने रखा। उन्हें मोहनजोदाड़ो में कुछ जगहों पर बिखरे हुए कंकाल मिले और उन्होंने मान लिया कि ये किसी लड़ाई या कत्लेआम का नतीजा है। उन्होंने इसे वैदिक ग्रंथों से भी जोड़ने की कोशिश की, जहां देवता इंद्र को पुरंदर कहा गया है, यानी किलों को तोड़ने वाला। अच्छा। तो एक सीधी सादी कहानी बना दी गई। बाहर से आर्य आए, उन्होंने हमला किया और इस शांति प्रिय सभ्यता को खत्म कर दिया। हाँ, मतलब सुनने में तो ये बहुत सीधी और असरदार कहानी लगती है। बिल्कुल। एक विलन है, एक हीरो है, कहानी खत्म। पर आपने कहा कि ये अब एक पुरानी सोच है, तो इसमें गड़बड़ कहाँ थी? गड़बड़ देखिए कई थी। जब बाद में इन कंकालों की गहराई से जांच हुई तो पता चला कि उन पर किसी हमले या चोट के निशान नहीं थे। ओहो। और वो कंकाल भी शहर के अलग अलग दौर के थे, किसी एक ही समय के नहीं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, पूरी सिंधु घाटी में कहीं भी लड़ाई के, किसी बड़ी सेना के या हथियारों के ढेर के सबूत वो मिले ही नहीं। मतलब कोई पुरातात्विक सबूत ही नहीं था। बिल्कुल। तो जिस आक्रमण की बात हो रही थी उसका कोई सबूत ही नहीं था। धीरे धीरे ये थ्योरी हाशिए पर चली गई। तो अगर विलन कोई बाहरी हमलावर नहीं था तो क्या वो प्रकृति थी? हमारे स्रोत बाढ़ का जिक्र बहुत जोर शोर से करते हैं। बिल्कुल। अब कहानी का फोकस इंसानों से हटकर प्रकृति पर आ गया। जब मोहनजोदड़ो और चन्होदड़ो जैसे शहरों की खुदाई हुई तो पुरातत्वविदों को शहर में मिट्टी और गाद की मोटी मोटी परतें मिली। और ये कोई मामूली बाढ़ नहीं थी, ये विनाशकारी बाढ़ के सबूत थे। एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? क्या शहर मतलब बार बार डूब रहा था? एग्जैक्टली। सोचकर देखिए उस शहर के लोगों की हालत। वो अपना घर बनाते हैं, एक बड़ी बाढ़ आती है और सब कुछ तबाह कर देती है। वो फिर से हिम्मत करके शहर खड़ा करते हैं और कुछ दशकों बाद फिर वही होता है। एक नहीं, दो नहीं, कई बार। बाप रे। गुजरात के लोथल शहर में भी ऐसे ही सबूत मिले। ऐसा लगता है कि सिंधु नदी, जो इस सभ्यता के लिए जीवन थी, वहीं उनकी सबसे बड़ी दुश्मन भी बन गई थी। ये एक बहुत थका देने वाली लड़ाई रही होगी। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन क्या एक ही नदी पूरी सभ्यता को डुबो सकती है, जो हजारों किलोमीटर में फैली थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है शायद नहीं। अच्छा। यहीं पर कहानी और जटिल हो जाती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद किसी बड़े भूकंप ने जमीन की सतह को ऊपर नीचे कर दिया। भूकंप? हाँ, इससे सिंधु नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया। अब सोचिए, मोहनजोदड़ो जैसा शहर जो पूरी तरह नदी पर निर्भर था, अगर नदी उससे मीलों दूर चली जाए तो क्या होगा? सब खत्म। पानी खत्म, खेती खत्म, व्यापार का रास्ता खत्म, शहर अपने आप वीरान हो जाएगा। तो एक तरफ बाढ़ का प्रलय और दूसरी तरफ नदी का रूठकर चले जाना। और स्रोतों में जलवायु परिवर्तन का भी जिक्र है। हाँ, और ये आज के समय में हमें सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगता है। सही बात है। कुछ विद्वानों ने राजस्थान और बलूचिस्तान के इलाकों में सूखे के सबूत पाए। ऐसा लगता है कि मौसम का मिजाज बदल रहा था, मॉनसून कमजोर पड़ रहा था। घग्गर अकरा नदी, जिसे कई लोग प्राचीन सरस्वती नदी मानते हैं, वो सूखने लगी थी। ये कोई छोटी मोटी धारा नहीं थी, ये एक विशाल नदी प्रणाली थी जिसके किनारे सैकड़ों बस्तियां थीं। जब नदी ही मर जाएगी तो उसके किनारे बसी सभ्यता कैसे जिंदा रहेगी? बाप रे, मतलब एक ही वक्त में कहीं बाढ़ आ रही थी तो कहीं सूखा पड़ रहा था। ये तो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। और इस लिस्ट में एक और खामोश कातिल को जोड़ लीजिए, महामारी। महामारी भी? हाँ, कुछ कंकालों के अध्ययन से ये भी अंदाजा लगाया गया है कि शायद मलेरिया या किसी और संक्रमण बीमारी ने घनी आबादी वाले शहरों में तबाही मचाई होगी। तो जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं, बाढ़, भूकंप, सूखा, बीमारी, हाँ बीमारी, तो ये किसी एक घटना की कहानी नहीं लगती। ये ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इस सभ्यता पर हर तरफ से हमला बोल दिया हो। ठीक है, तो ये सारी थ्योरीज किसी बाहरी झटके की बात करती है ना, चाहे वो नदी हो, मौसम हो या कोई बीमारी। बिल्कुल। लेकिन क्या ये भी मुमकिन है कि
की समस्या बाहर से नहीं बल्कि मतलब अंदर से ही शुरू हुई हो? क्या हो सकता है कि ये सभ्यता अपने ही बोझ तले दब गई हो? हाँ, अब आप बिल्कुल सही जगह पर आ रहे हैं, उस थियरी पर जिसे आज ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं। अच्छा। और ये अचानक मौत की नहीं, बल्कि एक धीमी मौत की कहानी है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सरल विचार से, पारिस्थितिक असंतुलन, यानी पर्यावरण का बैलेंस बिगड़ जाना। बिल्कुल। इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो अपने पर्यावरण का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल। सिंधु घाटी के लोग बहुत कुशल किसान और पशुपालक थे। उनकी आबादी बढ़ रही थी, शहर बड़े हो रहे थे। इस बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जमीन पर खेती की, ज्यादा से ज्यादा पशु पाले। उनके शहर पक्की ईंटों से बने थे। उन लाखों करोड़ों ईंटों को पकाने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर जंगल काटे होंगे। अच्छा। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन सदियों तक ऐसा करने से क्या हुआ होगा? जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो गई होगी, जंगल खत्म हो गए होंगे। एकदम सही। ये एक धीमे जहर की तरह था। जमीन अब उतनी फसल नहीं दे पा रही थी जो उनके विशाल शहरों का पेट भर सके। संसाधनों पर दबाव बढ़ने लगा। जिस सिस्टम ने उन्हें इतना कामयाब बनाया था, वही अब उनके लिए एक बोझ बन गया था। वो अनजाने में अपनी ही जड़ें काट रहे थे। ये सुनकर तो आज की दुनिया की चिंता होने लगती है। मतलब वो लोग 4000 साल पहले एक तरह के सस्टेनेबिलिटी क्राइसिस का सामना कर रहे थे। आप इसे ऐसा ही समझ सकते हैं। और जब पर्यावरण पर दबाव बढ़ता है और संसाधन कम होने लगते हैं, तो उसका असर समाज की हर चीज पर पड़ता है। सही बात है। यहीं से जुड़ी है दूसरी थ्योरी, प्रशासनिक ढीलापन, यानी उनका मैनेजमेंट बिगड़ गया था। हमें कैसे पता कि उनका मैनेजमेंट बिगड़ गया था? क्या इसके कोई सबूत है? हाँ, और ये सबूत हमें उनके शहरों की बनावट में दिखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद के दौर में हमें दिखता है कि नगर नियोजन यानी सिटी प्लानिंग की क्वालिटी गिरने लगी थी। अच्छा, कैसे? पहले जहां सड़कें चौड़ी और सीधी होती थीं, वहां अब लोग सड़कों पर ही घर बनाने लगे थे। अरे, बड़े बड़े सार्वजनिक भवन अब नहीं बन रहे थे और पुरानों का रख रखाव भी ठीक से नहीं हो रहा था। घर छोटे और आप कह सकते बेढंगे बनने लगे थे। ये सब इस बात का इशारा है कि जो केंद्रीय सत्ता या नगर निगम जैसी कोई व्यवस्था थी, वो कमजोर पड़ रही थी। वो अब नियमों को लागू नहीं करवा पा रही थी। तो मतलब जब पर्यावरण की समस्या बढ़ी तो उसे संभालने वाला सिस्टम भी फेल हो रहा था? ये तो एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। और इस कॉम्बिनेशन में एक और चीज जोड़ दीजिए, अर्थव्यवस्था का लड़खड़ाना। अच्छा, हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का मेसोपोटामिया मतलब आज के इराक के साथ बहुत मजबूत व्यापारिक रिश्ता था। वहां सिंधु घाटी की बनी मोहरें मिली हैं। हाँ। ये उनके लिए बहुत बड़ी आमदनी का जरिया रहा होगा। लेकिन समय के साथ शायद मेसोपोटामिया में राजनीतिक उथल-पुथल हुई या व्यापार के नए रास्ते बन गए और ये ट्रेड कम हो गया। तो मतलब उनकी एक्सपोर्ट इकोनॉमी ठप हो गई। एक तरह से हाँ, जब आपकी सबसे बड़ी कमाई का जरिया बंद हो जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। अब आप पूरी तस्वीर देखिए, जमीन से उतना अनाज नहीं मिल रहा, सरकार का कामकाज ढीला पड़ गया है और विदेशी व्यापार से आने वाला पैसा भी बंद हो गया। ये किसी एक दिन में नहीं हुआ, ये एक धीमी प्रक्रिया थी जो शायद 200-300 साल तक चली होगी। लोग धीरे धीरे बड़े शहर छोड़कर छोटे गांव की तरफ जाने लगे जहां जिंदगी आसान थी। तो ये कोई नाटकीय अंत नहीं था, कोई एक विलन नहीं था। ये तो कई समस्याओं का एक जाल था जिसने धीरे धीरे इस महान सभ्यता का दम घोट दिया। यही आज की सबसे मजबूत समझ है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी एक घटना के बजाय कई वजहों का मिलाजुला नतीजा था। और ये भी हो सकता है कि हर इलाके की कहानी अलग हो सकता है मोहनजोदड़ो के लोग बाढ़ से परेशान होकर चले गए, जबकि कालीबंगा के लोग नदी सूखने से, बिल्कुल। लोथल के लोगों का शायद बंदरगाह बंद होने से काम ठप हो गया। कोई एक जवाब सब पर लागू नहीं होता। सभ्यता खत्म नहीं हुई, वो बदल गई। उसका शहरी रूप खत्म हो गया और वो एक ग्रामीण संस्कृति में तब्दील हो गई। तो आज की इस पूरी पड़ताल से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि महान सभ्यताएं किसी एक हमले से नहीं बल्कि अंदरूनी और बाहरी दबावों के एक जटिल कॉकटेल से धीरे धीरे बिखर सकती हैं। सही। सिंधु घाटी की कहानी हमें एक तरह की चेतावनी भी देती है कि कोई भी सिस्टम हमेशा के लिए नहीं होता। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसा हमने शुरू में कहा था, हम उनकी लिपि नहीं पढ़ सकते,
हमें मिली हर चीज, हर मुहर, हर बर्तन, हर मूर्ति एक पहेली के टुकड़े की तरह है, जिसके साथ कोई गाइड बुक नहीं आई। हाँ, हम सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है, कौन सी एक खोज, सिर्फ एक खोज, इस पूरी कहानी को पलट सकती है? सोचिए, अगर हमें उनकी लिपि को समझने की कोई चाबी मिल जाए, एक रोजेटा स्टोन जैसा कुछ, हाँ, या शायद किसी राजा का लिखा कोई फरमान मिल जाए जिसमें वो बता रहा हो कि हमारी नदी सूख रही है, इसलिए हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा। ऐसी एक खोज हमारे सारे सिद्धांतों को एक झटके में सही या गलत साबित कर सकती है। वो एक आवाज क्या होगी जो हजारों साल की खामोशी को तोड़ेगी?